हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 16 लाइट है जिसका नाम। क्लास 8 से है ये चैप्टर। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा क्या है। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। अगर आप अंधेरे कमरे के अंदर हैं तो क्या ऑब्जेक्ट्स को आप देख पाएंगे? क्या आप ऑब्जेक्ट्स को अगर रूम के बाहर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको रूम के बाहर के ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे? तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट्स के द्वारा वो कहाँ पे पहुँचती है? हमारी आइज़ के अंदर। ठीक है, जैसे एक रूम के अंदर है हम, लाइट है रूम में, तो जैसे ही लाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरती है तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप इस स्क्रीन पे अभी जो आंसर्स देख पा रहे हैं वो किस वजह से देख पा रहे हैं? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। तो लाइट होगी तो ही लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और तो ही हमें ऑब्जेक्ट्स क्या आएंगे? नजर आएंगे। लेकिन डार्क रूम के अंदर क्या होगा? लाइट ही नहीं है। लाइट ना होने की वजह से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा लाइट का, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। इसलिए डार्क रूम में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड द रूम, जहाँ पे लाइट है, तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स क्या आएंगे? नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट गिर रही है और वहाँ से लाइट का क्या हो रहा है? वहाँ पे रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है और आपको बताना है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है क्या वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल शो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट देखिए क्या है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर। तो रेगुलर में क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आप देखिए, आपको ये सरफेस कैसा नज़र आ रहा है? यहाँ पे बिल्कुल क्या है? स्मूथ है, रेगुलर सरफेस है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आपको सरफेस कैसा नज़र आ रहा है? यहाँ पे इर्रेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा? सरफेस कैसा होना चाहिए? हमेशा स्मूथ। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पे सरफेस कैसा होता है? रफ, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा होगी। रिफ्लेक्टेड रेज जो आएंगी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। जैसे मान लिया ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये है इसकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और ये क्या है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है? एक जो रिफ्लेक्टेड रे मूव करेंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगी। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वहाँ पे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। जैसे देखिए, ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे, ये डायरेक्शन ये है। दूसरी हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई इसकी डिफ्यूज्ड या फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे है वो स्कैटर्ड हो गई हैं अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपके जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? आपको देखिए कैसे डायरेक्शन नज़र आ रही है? यहाँ पे पैरेलल नज़र आ रही है ना यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने क्या किया? एक प्लेन मिरर लिया, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सारी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्शन बाय रोड सरफेस। जो रोड का सरफेस होगा वो कैसा होगा? अनइवन होगा, और वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा? डिफ्यूज फॉर्म में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा कि जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है कि और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल करता है? नहीं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फेल नहीं करता। सेम ही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और तीनों के तीनों रेज आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम ही प्लेन में क्या करेंगे? लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि किस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा और किस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज होगा जब उनके ऊपर क्या होगी? एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी। आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपको। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है? पॉलिश वुडन टेबल। वुडन टेबल को कैसा कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। पॉलिश करने के बाद वुडन टेबल कैसी हो जाएगी? स्मूथ। तो आपको इन आंसर से पहचानना है कि आपका सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है। तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से जब बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर गिरेंगी तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड है आपका चॉक पाउडर। चॉक पाउडर का सरफेस कैसा होगा? इर्रेगुलर सरफेस।
सरफेस कैसा होगा चौक पाउडर का? इरेगुलर सरफेस। तो जब उस पर लाइट गिरेगी तो लाइट कैसी होगी, किस वे में रिफ्लेक्शन करेंगी? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मतलब स्कैटर हो जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन में। नेक्स्ट है आपका कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का भी सरफेस कैसा होगा? इरेगुलर सरफेस। और अगर सरफेस इरेगुलर है तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफ्यूज्ड। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको चेक करना है कि सरफेस कैसा है। स्मूथ है, ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर आपका सरफेस इरेगुलर है तो आपका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका मार्बल फ्लोर, और उसके ऊपर भी क्या गिरा दिया गया है? पानी फैला दिया गया है उसके ऊपर, तो सरफेस कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। पानी किस लिए गिरा है मार्बल फ्लोर के ऊपर? ताकि स्मूथनेस को बढ़ाया जा सके। जब उसके ऊपर लाइट की रेज गिरेंगी तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपका है मिरर। मिरर का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ सरफेस। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था यही। तो बीम ऑफ लाइट जब इसके ऊपर गिरेंगे तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर क्या है? दिखेगा हमें स्मूथ है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटी छोटी माइनर इरेगुलरिटीज होंगी, जिसकी वजह से लाइट कैसे रिफ्लेक्शन शो करेगी? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो सिर्फ आपको सरफेस को ध्यान में रखना है और टाइप बताना आपको रेगुलर है या फिर डिफ्यूज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट लॉ है ये हमारा। सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो क्या होंगे? एक ही सरफेस पे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा? सभी का आप क्या बोल सकते हो? प्लेन क्या है? सेम है, ठीक है। तीनों के तीनों जो आपके पॉइंट्स है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, वो क्या करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, describe an activity to show that incident ray, reflected ray और normal at the point of incident lie in the same plane। आपको क्या बताना है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाइन करेंगे। इंसिडेंट जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे आपको बताना है। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये आपकी क्या है? एक एक्टिविटी है जिसको आपको दिखाना है। तो इस एक्टिविटी में देखिए आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो नॉर्मल है, वो तीनों क्या करेंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये जो प्लेन होगा इन रेज का और जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वो प्लेन क्या होगा? हमारा सेम होगा। तो सेम आपको क्या करना है इसमें एक्टिविटी में? क्या क्या करना है? क्या शीट ऑफ पेपर लेना आपको, ठीक है, टॉर्च कहाँ पे रखनी है, तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। कहाँ पे कॉम्ब रखेंगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे एक बार आप। समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिलअप्स फिल करने हैं आपको। अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर फ्रॉम हिज इमेज। देखिए जो प्लेन मिरर होता है उसमें जितना ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा जाएगा मिरर के, उतनी ही इमेज बैक में बनेगी, ठीक है। जितना फ्रंट में रखा जाएगा उतनी ही इमेज कहाँ पे बनेगी? बैक में बनेगी। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो इमेज होगी वो पर्सन से कितनी दूर होगी। तो देखिए एक पर्सन है, वो 1 मीटर इन फ्रंट है प्लेन मिरर के, तो उसके बाद आपको बताना है टू बी डैश मीटर फ्रॉम हिज इमेज। वो पर्सन अपनी इमेज से कितनी दूरी पर होगा। जैसे मान लिया ये मिरर लगा दिया हमने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। इमेज बैक में बनेगी मिरर के, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो यहाँ पे इमेज होगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ऑब्जेक्ट की इमेज से डिस्टेंस कितनी होगी? 1 + 1 2 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 मीटर। इफ़ यू टच योर डैश ईयर विद राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच विद डैश। देखिए आपने देखा भी होगा प्लेन मिरर में क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। जो आपकी लेफ्ट साइड है आपको राइट साइड नजर आती है और जो राइट साइड है वो आपको क्या नजर आती है? लेफ्ट। तो इन्होंने बोला है अगर आपको ने टच किया है अपना कौन सा ईयर? डैश ईयर, राइट हैंड के साथ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लेफ्ट ईयर को आपने टच किया है राइट हैंड के साथ और आपको मिरर में क्या नजर आएगा? राइट ईयर नजर आएगा लेफ्ट हैंड के साथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट साइड हमें राइट नजर आएगा मिरर में इमेज का, और हमारा लेफ्ट मिरर में इमेज का राइट, और राइट हमारा मिरर में क्या आएगा? लेफ्ट नजर आएगा इमेज का। द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। जब आप डिम लाइट में देखते हैं तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा पाए। नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रोड्स इन देयर आइज। जो नाइट बर्ड्स होते हैं उनके अंदर कोन्स क्या होते हैं? कोन सेल्स कम होते हैं। कोन सेल्स
फुल विजन में हेल्प करते हैं, कलर्स को देखने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो नाइट बर्ड्स हैं तो उनको कलर्स तो नज़र नहीं आएंगे, तो उनको देखने में हेल्प कौन से सेल्स करेंगे? रोड सेल्स को हेल्प करते हैं। इसलिए कौन सेल्स के नंबर उनके अंदर क्या होते हैं? कम होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शनल है ये क्वेश्चन आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, अंडर स्पेशल कंडीशन। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ये क्या होगा? ऑलवेज। लॉ तो तभी बनेगा ना जब उसको वेरीफाई किया गया होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऑलवेज, हमेशा ही ऐसा होगा। नेक्स्ट भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? तो देखिए ये आप डेली अगर आप देखते हो अपने आप को मिरर के अंदर तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जितना साइज आपका है उतना साइज इमेज का है, ठीक है। आप अगर मिरर के आगे खड़े हैं तो मिरर के पीछे इमेज बनेगी, और इमेज कैसी होगी आपकी? वर्चुअल होगी, ठीक है, सेम साइज़ की होगी जो ऑब्जेक्ट के साइज़ की है। तो ये सारे ऑप्शन किस ऑप्शन के अंदर हैं? जो हमने बोले हैं वर्चुअल भी है, मिरर के पीछे भी है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। तो ये किस में है आपका? कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन। वर्चुअल मतलब अगर आप मिरर के पीछे जाके चेक करते हैं या किसी अपने फ्रेंड को चेक करने के लिए भेजते हैं, आपको मिरर के सामने ही खड़े रहना है कि देखिए मेरे जैसा कोई पीछे खड़ा है क्या मिरर के, तो आपको कभी वो खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो दिखता है हमें लेकिन एक्चुअल में वो इमेज नहीं है, उसको बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप में क्या करना है आपको? देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर, ये 3 हैं आपके, एक ये बेस में लगाया गया है रेक्टेंगुलर और एक ये इस साइड में लगाया गया है। तो कितने हैं आपके रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप? 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप लेना है आपको। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है, आपको इस तरह से इनको ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करके इसका क्या बना लेना है? प्रिज्म की फॉर्म बना देनी है इसको, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर ये है, एक ये इसके सामने है और एक रेक्टेंगल आपका कहाँ है? नीचे है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? एक सर्कुलर कार्डबोर्ड की ट्यूब लेनी है, क्योंकि ये मिरर है तो इसके ऊपर हमें क्या करना है? कार्डबोर्ड को इसको फोल्ड करना है इसके ऊपर, या फिर आप एक थिक पेपर चार्ट भी ले सकते हैं जो कि आप किसके चारों तरफ लपेट देंगे? कार्डबोर्ड के जो आपका मिरर स्ट्रिप आपने जो रेक्टेंगल शेप की जोड़ी हैं उनके चारों तरफ इसको क्या कर देंगे आप? सर्कुलर फॉर्म में इसको आप लपेट देंगे। द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। जो ट्यूब आपने कार्डबोर्ड की जो ट्यूब ली है वो थोड़ी सी क्या होगी? हल्की सी आपको लंबी रखनी है। किससे? जो आपने प्रिज्म बनाया है मिरर स्ट्रिप्स को जोड़ के उसके कंपैरिजन में। आपको जो एक एंड है ट्यूब का वो क्या करना है? क्लोज रखना है, ठीक है। और उसके सेंटर में आपको क्या कर देना है? एक होल कर देना। दिख रहा है आपको ये एंड क्लोज है और सेंटर में क्या है? यहाँ पे एक होल है। ये होल किस लिए है? ताकि हम इसके अंदर से जो इमेजेस बनेंगी उसको देख पाएँ। दूसरा हमें क्या करना है? टू मेक द डाइस ड्यूरेबल ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट इज पेस्टेड अंडर द कार्डबोर्ड डिश। ये आपकी मर्जी है कि जो आपने ये प्रिज्म डिज़ाइन किया है इसके चारों तरफ आप क्या कर सकते हैं? एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक ड्यूरेबल हो, लंबे टाइम तक चल पाए। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अब बच्चा जो दूसरा हिस्सा है हमारा, वहाँ पे क्या करना है? हमें एक सर्कुलर प्लेन मिरर ग्लास लगाना है वहाँ पे, और उस ग्लास के ऊपर हमें क्या रखना है? छोटे छोटे कलरफुल जो बैंगल्स हैं उसके छोटे छोटे पीसीज रखने हैं। इसको जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हमें क्या नज़र आएगा? मल्टीपल इमेजेस नज़र आएगी, अलग अलग हमें क्या नज़र आएंगे? डिज़ाइंस नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सारा क्या था हमारा क्लाइडोस्कोप्स की कंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे क्या करना है, क्या लेना है। ये अंदर वाला पोर्शन आपको पता चल गया होगा। जो हमने मिरर स्ट्रिप्स ली हैं ये आपका सर्कुलर है, ग्लास प्लेट लगाई गई जिसके ऊपर बैंगल्स के छोटे छोटे पीसेस रख दिए गए हैं। इस साइड से आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे एक सेंटर में क्या कर दिया गया है? होल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लेबल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। इसमें आपको क्या करना है? ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जैसा डायग्राम आपके सामने है वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। नाम क्या क्या है यहाँ पे? कॉर्निया है, प्यूपिल, आइरिस, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ये सारा क्या है? हमारे आइज के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गुरमीत वॉन्ट्स टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च। हर टीचर एडवाइस टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ टीचर एडवाइस।
देखिए जो लेज़र बीम होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट इज़ हार्मफुल, ये क्या होगा, हार्मफुल होगा किसके लिए, आइज़ के लिए, ठीक है, आइज़ के लिए हार्मफुल होगा। तो अगर आइज़ के ऊपर डायरेक्ट हम लेज़र लाइट डालेंगे तो हमारी जो आइज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, डैमेज भी हो सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें डायरेक्ट जो लेज़र बीम लाइट है उसको आइज़ के ऊपर नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज़। आप अपने आइज़ की जो रख रखाव है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, आपको पता है सबसे पहले कि बहुत ज़रूरी है आइज़ हमारे लिए, ठीक है। तो इसका जो रेगुलर चेकअप है हमें वो भी करवाना चाहिए अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है आइज़ के अंदर, और अच्छा खाना खाना चाहिए हमें। तो और इसके अलावा क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इफ़ एडवाइज वी शुड यूज़ सुटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर हमें एडवाइस किया गया है, चश्मे आपको बोल दिए गए हैं लगाने के लिए, तो आपको उनको लगाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए उनको, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो जो हमारी लेंस की जो पावर है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें और ज़्यादा पावरफुल लेंसेज को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, हमें ना तो बहुत ज़्यादा लाइट के अंदर पढ़ना चाहिए और ना ही बहुत कम लाइट के अंदर पढ़ना चाहिए, मतलब सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए स्टडी करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें क्या होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा एकदम से। जैसे कि सनलाइट है उसके अंदर भी हमें एकदम से नहीं देखना चाहिए, या कोई पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट है या लेज़र टॉर्च है उसके सामने हमें डायरेक्ट कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं वो हमारे जो रेटिना है उसको ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट आपका, वी शुड नॉट लुक टू सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली, बता दिया आपको, डायरेक्टली सनलाइट के सामने या कोई पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट है हमें नहीं आना चाहिए। नेवर रब योर आइज़, कभी भी आइज़ को रगड़ना नहीं चाहिए। जब भी डस्ट पार्टिकल्स अगर आइज़ के अंदर चले भी जाते हैं तो हमें क्या कर लेना चाहिए, पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ हमें आइज़ को वॉश कर लेना चाहिए। अगर आपको वॉश करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, ये डेली रूटीन में करना चाहिए आपको। हमारी आइज़ को डेली क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन, डोंट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज़ एंड कीपिंग इट टू फार। हमें जो रीडिंग करने की जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल रखनी चाहिए, ना तो हमें बहुत ज़्यादा पास से रीड करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दूर ले जाके बुक को रीडिंग करनी चाहिए। जो नॉर्मल पॉइंट है हमारा, कितनी पास से हमें रीड करना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे पास हमें अपनी बुक्स को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे आइज़ पे क्या आता है, स्ट्रेन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो इन्होंने पूछा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ठीक है। अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने का एंगल बनाया है उसने इंसिडेंट रे के साथ, 90 डिग्री का। तो देखिए जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें पता है दोनों का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री। और एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। तो हम एंगल आई की जगह पे क्या रख सकते हैं, एंगल आर भी रख सकते हैं, और एंगल आर के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, एंगल आई भी रख सकते हैं। तो एंगल आई के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, एंगल आर के प्लेस पे, सॉरी एंगल आर के प्लेस पे हमने क्या रखा है, एंगल आई, क्योंकि ये हमें पहले ही पता है ये क्या होते हैं, इक्वल। तो दो एंगल आई हो गए हमारे पास, तो वो किसके इक्वल होंगे, 90, और एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 45, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है आपका, 45, और जो सम है दोनों का वो कितना है आपका, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो इन्होंने बोला था ना आपको, जो इंसिडेंट रे है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म इफ इट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। देखिए जब भी दो मिरर्स को पैरेलल रखा जाता है, अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो मिरर को कैसा रखा गया है, पैरेलल, तो इमेजेस कितनी बनेंगी आपकी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल, a ray of light is incident on one at an angle of 30 as shown in the figure, draw the reflected ray from the second mirror। तो देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है एंगल 30 की,
ठीक है। तो आपको क्या बतानी है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी सेकंड मिरर की वो आपको बतानी है। तो डायग्राम ही ड्रॉ करना आपको इस आंसर के अंदर। तो देखिए इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ये होगी आपकी इंसिडेंट रे दूसरे मिरर के ऊपर, ये दूसरा मिरर है, ये पहला मिरर है, दोनों को कैसे रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है। कितना एंगल है ये यहाँ पे 60 डिग्री, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कितने का एंगल बनाएगी आपका 60 डिग्री का। तो ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना आपको इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bujo stand at a side on the just on side of the plane mirror as shown in the figure. Can he see himself in the mirror? Also can he see the images of the objects situated at P, Q and R? तो देखिए जो बूजो है वो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, ये मिरर है आपका, ठीक है, मिरर के साइड में खड़ा है वो। तो क्या वो अपने आप को मिरर में देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आप कहाँ पे खड़े हैं, मिरर के साइड में खड़े हैं, तो क्या आपको मिरर में अपनी इमेज नजर आएगी? नहीं आएगी। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा क्या पी की इमेज नजर आएगी ए को, बूजो को, या क्यू की इमेज नजर आएगी, आर की इमेज नजर आएगी? यस, ठीक है, वो इनकी इमेजेस को देख पाएगा। क्यों देख पाएगा? क्योंकि जो लाइट है पी से जो लाइट मिरर पे जो लाइट गिरी है वो रिफ्लेक्टेड रे किसके पास पहुंचेगी? पी के पास भी, क्यू के पास भी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट तो आपको यही बताया गया है, बूजो कांट सीज अवन इमेज बिकॉज ही इज नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अपनी इमेज नहीं देख पाएगा क्योंकि वो मिरर के सामने नहीं खड़ा है। सेकंड देखिए क्या है, वो किसकी इमेज देख पाएगा? पी की और क्यू की, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू से जो लाइट आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है मिरर से, वो किसकी पास रीच कर रही है? रीच टू हिज आईज। देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है, ये मिरर है, ये बूजो है, पी से जो लाइट आई वो रिफ्लेक्टेड हुई, ठीक है, उसके बाद जो आप क्यू से देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर डजंट रिफ्लेक्ट एंड रीचेस टू बूजो सो ही कांट सी ऑब्जेक्ट आर। जो आर से जो लाइट है वो क्या है, बूजो उसको नहीं देख पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं हुई है और रिफ्लेक्ट होके वो बूजो के पास नहीं पहुंची है। तो जो उसको रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नजर आई है, उसी ऑब्जेक्ट्स को वो देख पाएगा। इसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है आपका, फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज, सी पार्ट है। कैन बूजो एट सी दिस इमेज, डी पार्ट है। व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव। तो देखिए कुछ इस तरह से आपके मिरर के सामने है ए, बी और सी। बी है आपकी पहेली और सी है आपका बूजो, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या क्या बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो कहाँ होगी। तो देखिए आपको नजर आई यहाँ पे, ये है ए डैश, ये ऑब्जेक्ट था आपका और ये क्या है आपकी इमेज। तो ए डैश होगी पोजीशन। तो देखिए इसका आंसर, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोजीशन ए विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर। जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। और इट विल बी एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर। और जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होगी। बी पार्ट है, बी पार्ट में इन्होंने बोला कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज। अगर पहेली बी पे है तो क्या वो ए की इमेज को देख पाएगी? तो यस देख पाएगी। क्यों देख पाएगी? क्योंकि इसमें क्या है, द ऑब्जेक्ट बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम ए विल रीचेस बी। जो रिफ्लेक्टेड रे है ए से वो किसके पास पहुंच रही है? बी के पास। ये बी आंसर हो गया। आप इसमें बी आंसर का आपको यस देना है। सी क्वेश्चन देखिए क्या है, कैन बूजो एट सी दिस इमेज। जो सी पॉइंट पे जो बूजो है क्या वो इस इमेज को देख पाएगा? ये भी देख पाएगा क्योंकि उसने जो लाइट रिफ्लेक्टेड हुई है ए से वो उसको नजर आएगी। मिरर के सामने ही खड़े हैं ये सारे। उसके बाद है इन्होंने बोला है इफ वी, डी पार्ट में देखिए पहली कहाँ से कहाँ प्लेस चेंज किया उसने, बी टू सी, ठीक है। वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव। ए की जो इमेज है वो कहाँ मूव करेगी? पोजीशन किसने चेंज की है? बस पहेली ने बूजो के साथ पोजीशन चेंज की है ना, तो ए ने तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ए की पोजीशन तो वही रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताना है कि जो ए की पोजीशन है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। बस पोजीशन किसकी चेंज होगी? बी की सी के साथ। तो ये आपको यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, ये ड्रॉ कर लेना आपको।